इवनिंग एवरीवन। बच्चे सेल साइकिल एंड सेल डिविजन्स के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा ऑफलाइन पूछ रहे थे कि सर इसका एक वन शॉट वीडियो बना के सेंड कर दो। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैंने कोड किया है, आप लोग समझ लेना। कंप्लीट पूरा चैप्टर मैंने थोड़ा सा एनसीईआरटी से कोड किया हुआ है। ठीक है, सेल साइकिल जो होता है आप लोगों को एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि सेल साइकिल किसे कहते हैं। सेल साइकिल एक हमारा serious event है that take place in a cell resulting in the duplication of DNA and division of cytoplasm and organelles to produce two daughter cell which is completely basic information है ना। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन नीट पूछता है। ठीक है, बस बच्चों को एक पैटर्न पता चलना चाहिए कि सर हमने कैसे कैसे क्या करना है। राइट, टाइप्स ऑफ सेल साइकिल। टाइप्स ऑफ सेल साइकिल में हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं, एक इंटरफेज आती है और एक डिविजनल फेज आती है। सेल साइकिल में 2 फेजेस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक हमारे पास क्या है इंटरफेज और एक डिविजनल फेज। देखना बच्चे, इंटरफेज हम किसको बोलते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने कंप्लीटली कलर को डिफ्रेंशिएट किया है। यहाँ पे जो है ये हमारा इंटरफेस कहलाता है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा इंटरफेस कहलाता है। और इंटरफेज में हम लोग G1S और G2 फेज को डिस्कस करते हैं। आपका जो एम फेज़ है, तो एम फेज़ में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, आपका एम फेज़ को आप लोग डिविजनल फेज़ भी बोल सकते हो। एम फेज़ को आप लोग डिविजनल फेज़ भी बोल सकते हो। ठीक है बच्चे, डिविजनल फेज़, दैट इज़ डिविजनल फेज़। और इसमें क्या होता है, डिविजनल फेज़ में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, डिविजनल फेज़ में हम लोग माइटोसिस और मियोसिस की स्टेजेस डिस्कस करते हैं। ठीक है, बट जो इंटरफेज़ है कंप्लीटली डिफरेंट है किससे, डिविजनल फेज़ से। तो इंटरफेज़ में क्या क्या होता है, देखो जैसे आपके इंटरफेज़ में एक इसको हम रेस्टिंग फेज़ भी बोलते हैं। ठीक है, इंटरफेज़ को हम लोग प्रिपरेटरी फेज़ भी बोलते हैं, और जो इंटरफेज़ होता है ये मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज़ भी कहलाता है। ठीक है, और डिविजनल फेज़ में हम लोग कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस डिस्कस करते हैं। इसी में हम माइटोसिस और मियोसिस की स्टेजेस भी देखेंगे डिविजनल फेज़ में। देखो अब हमारे पास इस सेल साइकिल में थोड़ा सा सेल साइकिल पे ध्यान दो। जैसे ये हमारे पास क्या आता है, इसको हम लोग G1 फेज़ कहते हैं। ये क्या आता है, G1 फेज़ आता है। G1 फेज़ आएगा, ये हमारे पास S फेज़ आएगा। ठीक है, और ये हमारे पास G2 फेज़ आएगा। लॉन्गेस्ट फेज़ इसमें G1 फेज़ होता है। और G1 फेज़ से बिल्कुल बाहर निकला हुआ फेज़ जो होता है वो G0 फेज़ होता है, ऐसे करके। ठीक है, नई एनसीईआरटी पे ऐसे करके दिया है G0 फेज़, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, G0 फेज़। G1 के बिल्कुल बाहर क्या होता है, G0 फेज़ होता है, फिर S फेज़ और G2 फेज़। ये सारी कहानी हम इंटरफेज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इनको दोनों को कंबाइन ना करके पहले हम क्या देखेंगे, इंटरफेज़, और फिर उसके बाद डिविजनल फेज़ देखेंगे। ठीक है, तो डिविजनल फेज़ में जैसे हमारे पास कौन कौन से फेज़ आते हैं, इसमें जैसे आपको प्रो फेज़ पढ़ना है। डिविजनल फेज़ में क्या पढ़ोगे, प्रो फेज़ पढ़ोगे, फिर पढ़ोगे मेटा फेज़ पढ़ोगे इसमें। ठीक है, मेटा फेज़ आएगा आपका, और फिर आप लोग इसमें क्या देखोगे, एनाफेज़ देखोगे, एनाफेज़ आएगा। ठीक है बच्चे, और इसके बाद इसमें क्या आएगा आपका, टिलोफेज़ आएगा, टिलोफेज़, टिलोफेज़ आएगा। और इसमें हम लोग फिर साइटोकाइनेसिस देखते हैं, साइटोकाइनेसिस। ठीक है बच्चे, तो आप लोगों ने देखा कि माइटोटिक, सबसे पहले हमने एक चीज़ क्लियर की है, सेल साइकिल को हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं, इंटरफेज़ और डिविजनल फेज़। इंटरफेज़ में हमारे पास क्या आता है, G0 फेज़, G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़। और हमारे डिविजनल फेज़ में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, जिसको हम M फेज़ कहते हैं। और इसमें प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टेलोफेज़ और साइटोकाइनेसिस हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए, ये था सेल साइकिल का कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन। अब देखिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि हम लोग माइटोसिस की स्टेजेस पढ़ेंगे डिविजनल फेज़ में, फिर पढ़ेंगे मियोसिस 1 की और फिर पढ़ेंगे मियोसिस 2 की। बट इससे पहले हम लोगों ने क्या करना है, इंटरफेज़ को डिस्कस करते हैं। देखो इंटरफेज़ में बच्चे आपको देखना है, इंटरफेज़ में G1, S और G2, G0 फेज़ क्रिसेंट फेज़ होता है, इसको हम लोग डिस्कस भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो इससे एक इम्पॉर्टेंट है कि एक साइंटिस्ट थे हार्वर्ड एंड पिले, है ना, उन्होंने इंटरफेज़ को डिस्कवर किया था। इंटरफेज़ क्या है, द पीरियड बिटवीन माइटोटिक डिविजन्स, है ना, G1, S, G2 इज नोन एज इंटरफेज़। ठीक, तो देखो इसमें जैसे हमारे पास G1 फेज़ आ गया, तो G1 फेज़ में हम लोग क्या देखते हैं, G1 फेज़ जो होता है इसको हम फर्स्ट गैप फेज़ कहते हैं, S फेज़ को हम लोग सिंथेटिक फेज़ कहते हैं,
G2 फेज़ को हम लोग गैप 2 फेज़ कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास इसको हम पोस्ट माइटोटिक फेज़ भी बोलते हैं, पोस्ट माइटोटिक फेज़, माइटोटिक फेज़, ठीक है बच्चे, पोस्ट माइटोटिक फेज़, राइट। इसको हम प्री सिंथेटिक फेज़ भी कहते हैं, G1 फेज़ को हम लोग प्री सिंथेटिक फेज़ भी बोल सकते हैं, प्री सिंथेटिक फेज़, प्री सिंथेटिक फेज़, ठीक है। G1 फेज़ को हम लोग लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल कहते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल, फेज ऑफ द सेल साइकिल। देखना बच्चे आपको कैसे एक माइंड मैप बन जाएगा इसका, ठीक है। G1 फेज में क्या होता है बच्चे, सेल मैक्सिमम ग्रोथ करता है, सेल ग्रोज मैक्सिमम, सेल ग्रोज मैक्सिमम, ये हमारा G1 फेज के फीचर्स है, ठीक है। अब जैसे S फेज जो है हमारा, S फेज में क्या होता है, S फेज में हम लोग देखते हैं सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डीएनए कंटेंट डबल होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डीएनए कंटेंट डबल होगा, ये बात आप लोग समझिएगा यहाँ पे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंथेटिक फेज या सिंथेसिस ऑफ डीएनए होती है, इसको सिंथेटिक फेज भी बोल सकते हैं, सिंथेटिक फेज। और इसमें क्या होती है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए, सिंथेसिस ऑफ डीएनए, ठीक है बेटा, सिंथेसिस ऑफ डीएनए होगी। और दूसरा इसमें क्या, देखिए डीएनए कंटेंट डबल, मान के चलो जैसे हमारे पास क्या होता है, ये जैसे क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, एक क्रोमोसोम्स है, ये कोई क्रोमोसोम्स है, कितने क्रोमोसोम्स हैं, 2 क्रोमोसोम्स हैं हमारे पास, ठीक है बच्चे। 2 क्रोमोसोम्स जो हैं, अब आगे जाके हम कितने बना रहे हैं, 4 क्रोमोसोम्स बना रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये जो 2 क्रोमोसोम्स है ना, अभी भी सेंट्रोमियर कितने हैं, 2 सेंट्रोमियर हैं, है ना। तो क्रोमोसोम्स नंबर हमारे पास अभी भी 2 ही क्रोमोसोम्स हैं, है ना बच्चे। बट यहाँ पर क्या हो गया, डीएनए जो है वो कितना बढ़ गया, मानो जैसे यहाँ पर हमारे पास 4 ग्राम क्या था, डीएनए। बट यहाँ पर जब डीएनए की रेप्लिकेशन हुई है ना, सिंथेसिस हुई है डीएनए की, तो अब हमारे पास जैसे 4 से क्या हो गया, 8 ग्राम्स डीएनए हो गया, 8 ग्राम्स डीएनए हो गया। बात समझ गए होंगे बच्चे आप लोग, आर्म्स बढ़ गई हैं, नंबर सेम है ना। सिंथेटिक फेज में क्या होता है, डीएनए जब रेप्लिकेशन करता है, क्रोमोसोम्स नंबर सेम रहते हैं, डीएनए का कंटेंट डबल होता है। तो आपने देखा सिस्टर क्रोमेटिड बढ़ गए, है ना बेटा। तो ये आपके एस फेज में होता है, आपको ये पूछा भी जाता है, आपको अच्छे से याद भी होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या रहता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन लेट एस फेज। सेंट्रियोल जो होते हैं वो डुप्लीकेट होते हैं, सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन लेट एस फेज, याद रखना, लेट एस फेज में सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है, ठीक है। ट्यूबलिन प्रोटीन सिंथेसिस करती है, इसमें ट्यूबलिन प्रोटीन भी सिंथेसाइज करेगी, ट्यूबलिन प्रोटीन जो होगी वो सिंथेसिस करेगी इन दिस फेज, ठीक है बच्चे। ये हमने इसमें सीखा। G2 फेज में इसको हम प्री माइटोटिक फेज भी बोलते हैं, प्री माइटोटिक फेज, प्री माइटोटिक फेज, ठीक है बच्चे। या आप इसको पोस्ट माइटोटिक फेज भी बोल सकते हो, ठीक है बच्चे, सॉरी पोस्ट सिंथेटिक, पोस्ट सिंथेटिक, पोस्ट सिंथेटिक फेज। इसमें क्या होता है, इसको सेकंड गैप फेज भी कहते हैं। द सेल डबल चेक पॉइंट द डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स, है ना। इसमें क्या होगा, एरर मेकिंग एनी नीड टू रिपेयर्स, कोई अगर एरर आ जाता है जब रेप्लिकेशन हुई है डीएनए की, तो उसको करेक्ट किया जाता है, एरर को करेक्ट करेगा, टू करेक्ट द एरर, ठीक है। ये हमारे बेसिक इन्फॉर्मेशन है किसकी, G1 फेज की, एस फेज की और G2 फेज की, ठीक है बेटा। ये बच्चे हमारा जैसे सेल साइकिल का इंटरफेस था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना सा सभी बच्चों को एक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे जैसे हमारा डिविजनल फेज आता है, ठीक है बच्चे। जैसे ये क्या है, डिविजनल फेज है आपका।
तो डिविजनल फेज़ को हम माइटोटिक फेज़ भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें माइटोसिस और मियोसिस वाली स्टेजेस देखने को मिलती है ना। तो इसमें हमने क्या देखा, डिविजनल फेज़ में कैरियोकाइनेसिस होगी, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का डिवीजन, तो इसका मतलब इसको हम माइटोटिक फेज़ भी बोल सकते हैं, राइट। अब देखो, सबसे पहले स्टेजेस ऑफ माइटोसिस हमने स्टार्ट करनी है, जो किस में आती है, डिविजनल फेज में आती है। स्टेजेस ऑफ माइटोसिस में सबसे पहले आपका आता है प्रोफेज, देन मेटाफेज, ठीक है, देखो प्रोफेज, और फिर उसके बाद मेटाफेज, देन एनाफेज, और लास्ट में आपका टेलोफेज आता है, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में बच्चे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटेड मटेरियल्स, क्रोमेटेड मटेरियल की कंडेंसेशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये जो क्रोमेटिड है सेंट्रोमियर्स के साइड बाय साइड जो क्रोमेटिन्स हैं, तो इसमें क्या होती है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटेड मटेरियल्स, ये आप लिख भी सकते हो जैसे फर्स्ट पॉइंट में, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटेड मटेरियल, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटेड मटेरियल। ये काफ़ी कंडेंस्ड फॉर्म में होगा, ठीक है, काफ़ी कंडेंस्ड फॉर्म में होगा, ऐसे होगा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटेड मटेरियल्स, ठीक है बच्चे। क्रोमोसोम्स आर नॉट विजिबल, क्रोमोसोम्स जो होंगे ये प्रॉपर विजिबल्स नहीं होते हैं एट एंड्स एंड अपेयर्स लाइक वूल्स बॉल, ठीक है। क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनके एंड्स नहीं दिखते हैं, ये अपेयर्स कैसे होते हैं, वूल बॉल की तरह दिखते हैं। तो आप लोग एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो यहाँ पे, पॉइंट क्या ऐड कर सकते हो, क्रोमोसोम्स आर नॉट विजिबल, क्रोमोसोम्स आर नॉट विजिबल, इसमें क्रोमोसोम्स आपको नहीं दिखेंगे आपके प्रोफेज में, ठीक है। क्रोमोसोम्स के एंड्स नहीं दिखते, नॉट विजिबल एंड्स, एंड अपेयर लाइक वूल बॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अपेयर लाइक वूल बॉल, वूल बॉल, वूल बॉल की तरह दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, ये अपेयर लाइक अ वूल बॉल्स, एंड हेंस नोन एज स्प्रीम स्टेज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेंस नोन एज स्पाइरीम स्टेज, स्पाइरीम स्टेज। ये पूछा जाता है कि स्पाइरीम स्टेज आपको कहाँ पे दिखती है, प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में, किस में, बॉल की तरह स्पाइरीम स्टेज। और दूसरा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सेंट्रियोल्स मूव टूवर्ड द अपोजिट पोल, ये जो सेंट्रियोल्स होता है, सेंट्रियोल इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल स्टार्ट करता है अपोजिट पोल पे मूव होना, है ना। सेंट्रियोल्स मूव towards the opposite pole, ठीक है, इस वाले पोल पे पहुंच जाएगा सेंट्रियोल, स्टार्ट करता है ना, स्टार्ट करता मूव करना, ठीक है। इनिशिएशन ऑफ स्पिंडल फाइबर फ्रॉम अपोजिट पोल, ठीक है, तो यहाँ से ये जो स्पिंडल फाइबर है इनकी इनिशिएशन स्टार्ट होती है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पिंडल फाइबर, ठीक है। तो आप बोल सकते हो इनिशिएशन, कंप्लीट नहीं होगा, इनिशिएशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, इनिशिएशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, इनिशिएशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है बच्चे, फ्रॉम अपोजिट पोल, फ्रॉम अपोजिट पोल्स, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी लिखने जा रहा हूं मैं, कलर भी चेंज कर देता हूं, ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट क्या कहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसइंटीग्रेशन, ये जो है ना बच्चे, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये क्या है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसइंटीग्रेशन, एंड ऑफ प्रोफेज, कब करेगी, इन एंड ऑफ प्रोफेज, एंड ऑफ प्रोफेज, एंड ऑल्सो न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस भी क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ये वाला जो है अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं, न्यूक्लियोलस भी डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा, न्यूक्लियोलस भी डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा, गोल्गी एपरेटस भी, गोल्गी एपरेटस डिसइंटीग्रेट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या हो जाएंगे बच्चे, डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ये पॉइंट ज़रूर याद रखना। प्रोफेज में क्या हुआ, कंडेंसेशन हुई क्रोमेटिड की, विजिबल नहीं है उनके एंड, वूल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, स्पाइरीम स्टेज देखने को मिलती है प्रोफेज में। प्रोफेज स्टेज हम किसकी, माइटोसिस की पढ़ रहे हैं। और इसमें क्या होता है, सेंट्रियोल मूव कर देता है अपने एक पोल से दूसरे पोल की ओर, इनिशिएशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर जो होता है उसकी इनिशिएशन, स्पिंडल फाइबर हेल्प इन सेल डिवीजन, ठीक है, तो उसकी इनिशिएशन होती है अपोजिट पोल के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ यहाँ पर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसइंटीग्रेशन इन एंड ऑफ प्रोफेज, न्यूक्लियोलस आल्सो डिसइंटीग्रेट एज वेल एज गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है बच्चे, तो जैसे जैसे ये डिसअपियर हो जाएंगे, मतलब ये सब टूट गया है ना, ये सब टूट गया है, तो उसके बाद क्या होगा, मेटाफेज में देखो ये हमारी मेटाफेज वाली स्टेज आती है। तो मेटाफेज में क्या होगा बच्चे, ये मेटाफेज में एक होती है अर्ली मेटाफेज और एक लेट मेटाफेज। अर्ली मेटाफेज में क्रोमोसोम्स थोड़े बहुत दिखना शुरू करते हैं, और ये लेट मेटाफेज की मैंने डायग्राम्स बनाई है। देखो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन अर्ली मेटाफेज में होती है। क्या होता है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन। याद रखना बच्चे, प्रोफेज में आपका, लेट प्रोफेज में आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट करता है डिसइंटीग्रेट करना, और मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है ना, मेटाफेज अर्ली मेटाफेज में कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मतलब अर्ली मेटाफेज, अर्ली मेटाफेज में क्या होगा, अर्ली मेटाफेज में हमारे पास डिसइंटीग्रेशन, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन, कंप्लीट होगी डिसइंटीग्रेशन, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन होगी किसकी बच्चे, न्यूक्लियोलस की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, गोल्गी एपरेटस की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स की। ठीक है, एंड रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग ऑफ मेटाफेज। और जैसे इनकी कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन होगी और स्टार्ट हो जाएगा एंड स्टार्ट मेटाफेज, मेटाफेज। ठीक है बेटा, देखो अब किसमें, अब मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स मूव फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। ये जो क्रोमोसोम्स होंगे ये क्या होगा यहाँ पर, ये मूव करेंगे फ्रीली साइटोप्लाज्म्स के केस में, है ना। अब यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं ये ऐसे होंगे, ठीक है, ये मूव करेंगे फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। पहला पॉइंट इसमें, क्रोमोसोम्स मूव फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है बच्चे, ये साइटोप्लाज्म है सेल का, ठीक है, इस पे क्रोमोसोम्स फ्रीली मूव कर रहे हैं, सब ब्रेक डाउन हो गया। मान के चलो ये क्या है हमारा, ये है हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना, ये भी ब्रेक डाउन हो गई है ना, अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस, ये हमारा क्या है, क्रोमेटिन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्या है, ब्रेक डाउन हो गई है। ठीक है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कंप्लीट इन दिस स्टेज। ये जो स्पिंडल फाइबर हैं, ये स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है स्टेज में। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कंप्लीट इन दिस स्टेज, इन दिस स्टेज। ठीक है बच्चे, और क्या होगा इसमें, स्पिंडल फाइबर, ये जो स्पिंडल फाइबर है ये कंप्लीट हो जाएंगे इसमें। दूसरा, इन दिस क्रोमोसोम्स बिकम थिकेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। इन दिस फेज क्रोमोसोम्स कैसे होंगे, इस फेज में, मेटाफेज में क्या होंगे, क्रोमोसोम्स कैसे होंगे, थिकेस्ट दिखेंगे। क्रोमोसोम्स कैसे होंगे, थिकेस्ट होंगे एंड शॉर्टेस्ट, एंड शॉर्टेस्ट। ठीक है, एंड हेंस इजी टू स्टडी दिस मॉर्फोलॉजी। यहाँ पर हम लोग क्रोमोसोम्स को इजीली क्या स्टडी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, दूसरा देखिए, स्पिंडल फाइबर अटैच्ड एट द सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मतलब क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर जो होता है वो अटैच कर जाएगा, स्पिंडल फाइबर अटैच्ड एट द सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम्स, एट द सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम्स, सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये सेंट्रोमियर होता है बच्चे, इसको कहते हैं सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर। तो क्या बोल रहा है, ये स्पिंडल फाइबर है, ये बोल रहा है कि मेटाफेज में ही जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो अपनी अटैचमेंट सेंट्रोमियर के साथ कर देते हैं। ठीक है, फिर बोलता है इसका लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है ये, क्या बोल रहा है,
बोल रहा है कि स्पिंडल अलाइन द क्रोमोसोम्स, स्पिंडल अलाइन द क्रोमोसोम्स, ये जो स्पिंडल है इन्होंने क्रोमोसोम्स को एक किस्म का अलाइन कर दिया, एक लाइन में ला लिया, अलाइन द क्रोमोसोम्स ऑन इक्वेटोरियल प्लेट, ऑन इक्वेटोरियल प्लेट्स, ऑन इक्वेटोरियल प्लेट्स, हेंस फिनोमेना इज नोन एज कंग्रेशंस। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? कंग्रेशंस बोलते हैं। बच्चे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, यहीं पे आपका क्वेश्चन घूमेगा, बट शर्त ये कि आप लोग करोगे नहीं, ठीक है? आपने पढ़ना नहीं है तो ये आपका वेस्ट हो जाएगा, नहीं तो ये सब यहीं से क्वेश्चन आने होते हैं। ये आता है थर्ड हमारा एनाफेज। ये हम लोगों ने मेटाफेज में चीज़ें सीखी हैं, ठीक है बच्चे? तो मेटाफेज में हम लोगों ने क्या क्या देखा कि मेटाफेज में जो सेंट्रियोल होता है ना, वो इनिशिएशन करवाता है सेंट्रोमियर के लिए। स्पिंडल फाइबर जो है कंप्लीट किसके साथ अटैच हो जाता है? सेंट्रोमियर के साथ। एक इक्वेटोरियल प्लेट बन जाती है जब स्पिंडल फाइबर कंप्लीट हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाते हैं, एक इक्वेटोरियल प्लेट बन जाती है, इसको हम मेटाफेजल प्लेट भी बोलते हैं, ठीक है? जब क्रोमोसोम अलाइन हो गए एक इक्वेटोरियल प्लेट पे तो उसको मेटाफेजल प्लेट भी बोलते हैं, ठीक है? और एक काइनेटोकोर डिस्क बन जाती है। काइनेटोकोर डिस्क होती है, दिस डिस्क अटैच टू द स्पिंडल फाइबर। तो ये मेटाफेज की कहानी है। मेटाफेज में आपने क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, मतलब जो इनिशिएशन हुई थी स्पिंडल फाइबर की, एक तो अर्ली मेटाफेज में क्या हुआ? डिसइंटीग्रेशन कंप्लीट हुई है। लेट मेटाफेज में क्या हुआ? जो स्पिंडल फाइबर का इनिशिएशन हुआ था वो सेंट्रोमियर के साथ कंप्लीट बाइंड हो गया जाके। एक ये दूसरा थिक क्रोमोसोम्स हमें देखने को इसमें मिलते हैं, इजिली हम लोग मॉर्फोलॉजी क्रोमोसोम्स की स्टडी कर सकते हैं। दूसरा हमने इसमें देखा कि जैसे जैसे वो स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर के साथ अटैच हो रहे हैं तो वैसे वैसे हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो रहे हैं, जिसको हम लोग मेटाफेजल प्लेट कहते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज कांग्रेशन। क्लियर है बच्चे? अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर एनाफेज क्या होता है, मतलब थर्ड माइटोसिस की फेज हम लोग देख रहे हैं, माइटोसिस स्टेजेस की थर्ड स्टेज हम देख रहे हैं, एनाफेज। एनाफेज का मतलब होता है बच्चे, एना का मतलब होता है अप एंड फेज का मतलब होता है स्टेज, ठीक है? इन एनाफेज स्पिंडल फाइबर्स आर पुल्ड बैक। बात समझ रहे हो? मैं डेफिनेशन लिख नहीं रहा हूँ बट चीज़ें समझो। एनाफेज का मतलब होता है कि स्पिंडल फाइबर्स आर पुल्ड बैक। तो स्पिंडल फाइबर आप लोग अच्छे से समझ गए हो, स्पिंडल फाइबर कौन से होते हैं? तो स्पिंडल फाइबर पुल बैक हो जाएंगे। इन दिस स्टेज क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड द अपोजिट साइड। मेरा फर्स्ट पॉइंट है आपके पास, इन दिस स्टेज क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड द अपोजिट साइड, टुवर्ड द अपोजिट साइड, टुवर्ड द अपोजिट साइड, ठीक है? अपोजिट साइड का मतलब होता है बच्चे कि देखो ये क्या है हमारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर बोलते हैं, सेंट्रोमियर, ठीक है? तो अब हमने देखा कि सेंट्रोमियर जो होता है, ठीक है, इसमें एक इंटरजोनल प्लेट हो गई है। ये अपोजिट पोल के लिए सेंट्रोमियर तो खींच के, ठीक है, बट इसमें दिक्कत क्या आ रही है? एक इंटरजोनल फॉर्मेशन ऑफ इंटरजोनल फाइबर, इसको हम क्या कहते हैं? इंटरजोनल फाइबर। इंटरजोनल फाइबर की फॉर्मेशन हो गई है एनाफेज में। और ये इंटरजोनल फाइबर जो होती है ये क्या करती है? सेंट्रोमियर को डिवाइड करती है, ठीक है? ये क्या करेगी? सेंट्रोमियर को डिवाइड कर देगी। तो बेस्ट स्टेज टू स्टडी द शेप ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना, यहाँ पर बहुत सारी शेप्स आपको क्रोमोसोम्स की देखने को मिलेंगी। अभी एक मोटा मोटा आइडिया याद रखना, यहाँ पर क्रोमोसोम स्प्लिट नहीं होता, यहाँ पर सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होता है माइटोसिस की एनाफेज स्टेज में। यहाँ पर सेंट्रोमियर क्या हो जाता है? अपने अपोजिट पोल पे चले जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, इजली हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी स्टेजेस जो हैं वो स्टडी कर सकते हैं क्रोमोसोम्स की। जैसे आपके पास हो सकता है, देखिए, जैसे वी शेप क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, ये सेंट्रोमियर आ गया तो ये वी शेप क्रोमोसोम्स बन जाता है, ऐसे क्रोमोसोम्स, क्योंकि ये अपोजिट पोल के लिए जा रहा है ना सेंट्रोमियर, और ये आर्म्स इसके पीछे सेंटर के लिए रहेगी, बट जो ये सेंट्रोमियर है ये अपोजिट पोल के लिए, तो वी शेप बन गया। ऐसे ही एल शेप बन जाएगा, एल शेप भी बन जाएगा, ये एल शेप बन गया, ठीक है? ऐसे आपका जे शेप बन जाता है, आई शेप क्रोमोसोम्स बन जाता है, ठीक है? आर फॉर्म ड्यू टू द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर ऑन द क्रोमेटिड, ठीक है? अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो वी शेप होता है इसको हम लोग बोलते हैं मेटासेंट्रिक, जिसकी दो आर्म्स इक्वल होती है ना क्रोमोसोम्स की, उसको मेटासेंट्रिक बोलते हैं। जैसे जो
हमारे पास एक एल शेप होता है जिसको हम सब मेटासेंट्रिक बोलते हैं। मतलब क्या होता है, सेंट्रोमियर प्रेजेंट अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है बच्चे, सेंटर से थोड़ा दूर जो होता है वो एल शेप होता है ना, एल शेप, तो इसको सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। और दूसरा हमारे पास एक्रोसेंट्रिक, सेंट्रोमियर नियर द टर्मिनल पार्ट, सेंट्रोमियर नियर द टर्मिनल पार्ट। कहने का मतलब ये सेंट्रोमियर आ गया, ठीक है, और ये थोड़ी सी इतनी आम और ये इधर नियर द टर्मिनल पार्ट, उसको क्या बोलेंगे, एक्रोसेंट्रिक। फिर उसके बाद आई, आई मीन्स टिलोसेंट्रिक, सेंट्रोमियर एट द टर्मिनल है। क्रोमोसोम्स पे सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट है, अगर सेंटर में है तो मेटासेंट्रिक, अगर थोड़ा सेंटर से आगे है तो सब मेटासेंट्रिक, अगर सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स में थोड़ा दूर है, सेंट्रोमियर प्रेजेंट अवे फ्रॉम द सेंटर, एक्रोसेंट्रिक, अगर सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स पे टर्मिनल साइड पे है तो टिलोसेंट्रिक। क्लियर है बच्चे। अब हम इसकी स्टेज देखते हैं, टीलोफेज। हमने अभी तक क्या देखा है, प्रोफेज में कंडेंस फॉर्म में होता है, स्पाइरीन शेप बनती है। मेटाफेज, अर्ली मेटाफेज में क्या हो जाता है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, गोल्गी बॉडी की। मेटाफेज 1 में क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाती है, स्पिंडल फाइबर का इनिशिएशन हो जाता है। और लेट मेटाफेज में क्या हो जाता है, वो सारे डिसअपियर हो जाते हैं। और लेट मेटाफेज में जाके इक्वेटोरियल प्लेट पे एक कॉन्ग्रेशन सी बनती है क्रोमोसोम्स की और अलाइन हो जाते हैं। ठीक है। एनाफेज में क्रोमोसोम्स जो होते हैं ऑपोजिट पोल के लिए, सेंट्रोमियर जो होते हैं वो ऑपोजिट पोल के लिए मूव हो जाते हैं। ठीक है। अब टिलोफेज में देखो, टिलोफेज में जो चीज़ें आपने याद रखनी है, अपोजिट टू प्रोफेज होता है टिलोफेज, अपोजिट टू प्रोफेज, जो प्रोफेज में हुआ है उसका अपोजिट होगा यहाँ पे। ठीक है बच्चे। तो क्या क्या हुआ था, क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन हुई थी यहाँ पे, तो डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे होगा, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। और क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होगी, गोल्गी बॉडी जो है वो रीअपियर होगी, रीअपियर्स होंगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीअपियर होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीअपियर होगी, मतलब अनकॉइल्ड हो जाएगा डीएनए, अनकॉइल्ड डीएनए हो जाएगा। ठीक है बच्चे। ठीक है, आप लोग यहाँ पे स्टेजेस देख सकते हैं कैसे, यहाँ पर ये आ गई हमारी, पहले तो सब डिसइंटीग्रेट हो गया था, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलो इसको, ये हमारा न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस है, और ये हमारा क्या है यहाँ पर, गोल्गी बॉडी है, गोल्गी बॉडी, ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, डीएनए आरएनए, तो सब की अपनी अपनी मेम्ब्रेन्स हैं। ठीक है, ये सब दोबारा से रीअपियर हो गए। ठीक है बच्चे। तो वो आपने देखा होगा प्रोफेज में क्या हुआ, मेटाफेज में क्या हुआ, एनाफेज में क्या हुआ, टिलोफेज में क्या हो रहा है। ठीक है, टिलोफेज में अब अपना अपना डीएनए जो है, देखिए दोनों के पास अपना अपना डीएनए बन रहा है। देखो यहाँ पे भी अलग से डीएनए और यहाँ पर भी अलग से डीएनए। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स सेपरेट हो रहे हैं। अब नेक्स्ट जैसे हम लोग देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है बच्चे, साइटोकाइनेसिस में क्या हो रहा है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, है ना। होगा क्या, इसमें एनिमल साइटोप्लाज्म टेक प्लेस बाय द फर्रो फॉर्मेशन से, है ना। एक होती है फर्रो फॉर्मेशन, एक होती है प्लेट फॉर्मेशन। तो फर्रो फॉर्मेशन से जो डिवीजन होती है, ये फर्रो फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्रो फॉर्मेशन हो रही है। एनिमल्स में जब डिवीजन होता है वो फर्रो फॉर्मेशन, और प्लांट्स में प्लेट फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये आगे क्लीवेज होके हमारे पास क्या हो गया, सेल अगेन कॉम इन द इंटरफेज एंड डिवाइड, ये डॉटर सेल्स बन गए। ठीक है, तो ये दोबारा से हमारा किस में आ जाएगा, इंटरफेज में आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेजेस ऑफ माइटोसिस है हमारा। ठीक है, साइटोकाइनेसिस में सेल डिवाइड हुआ है। ठीक है, आपने याद रखना है टिलोफेज में क्या हुआ, प्रोफेज का उल्टा हुआ है। प्रोफेज में अगर कोई चीज़ें टूटी हैं, टिलोफेज में वो दोबारा बनी हैं। और टिलोफेज में हमारे पास क्या होने को हुआ है, टिलोफेज में हमारे पास कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो गई है। ये देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रीअपियर हो रही है, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो रही है, यहाँ पर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो गई है। ठीक है, और सारी चीज़ें रिपेयर होने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, साइटोकाइनेसिस हो रही है और दोनों सेल डिवाइड हो रहे हैं। इक्वल अमाउंट ऑफ कंटेंट डीएनए का डिवाइड हो गया सब में। ठीक है,
This is all about your stages of mitosis. Now we will discuss about the topic which is stages of meiosis. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपका स्टेजेस ऑफ meiosis में. meiosis में क्या होता है, हमेशा पॉलीप्लॉइडी चेंज होती है, मतलब 46 से 23 होगा. मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन. तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, इक्वेशनल डिवीजन. meiosis 1 की टाइप देख लो आप लोग, जैसे आपके पास आ जाता है प्रोफेज आ जाता है, मेटाफेज आ जाता है, एनाफेज आ जाएगा और टेलोफेज आ जाएगा. ठीक है बच्चे. meiosis 1 और meiosis 2 के बीच में एक इंटरफेज होती है, इसको हम लोग देखेंगे. तो meiosis 2 बाद में देखेंगे. पहले हम लोग meiosis की 4 स्टेजेस देखी और उसमें से प्रोफेज 1 को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे. तो प्रोफेज 1 को फर्दर टाइप में डिवाइड किया है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस. ठीक है बच्चे. तो इनको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं. देखो बेटा, लिप्टोटीन में क्या होता है, लिप्टोटीन में आप लोग देख रहे हैं जैसे ये क्या है हमारा, ये सेल है. ठीक है. और ये क्या है हमारा, न्यूक्लियस है. ठीक है. अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलेंगे. क्या बोलेंगे इसको, क्रोमैटिन. डीएनए और प्रोटीन्स. ठीक है. क्रोमोसोम्स, लॉन्गेस्ट एंड थिनेस्ट. इसमें क्या होता है बच्चे, ये जो क्रोमैटिन होता है, इस क्रोमैटिन क्या अंडरगो कॉइलिंग्स, कंडेंसेशन, डिहाइड्रेशन एंड क्रोमोमेयर लाइक दिस. ऐसे दिखेंगे आपको क्रोमोमेयर जो होंगे वो ऐसे जैसे दिखेंगे आप, जैसे बीट लाइक स्ट्रक्चर नहीं आता, ऐसा जैसा स्ट्रक्चर लिप्टोटीन फेज में दिखेगा. मतलब क्रोमोसोम्स आर ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप. ठीक है. बट बीट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा. ये प्रोफेज की स्टेज है. प्रोफेज 1 इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ meiosis 1. एक चीज इसमें ये याद रखनी है. ठीक है. प्रोफेज 1 इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ meiosis 1. ये पॉइंट आप याद रखेंगे बच्चे. और इसमें कैसा बीट लाइक स्ट्रक्चर डीएनए का दिखता है. बोल रहा है जाइगोटीन फेज में क्या होता है, जाइगोटीन में पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होता है बच्चे. ठीक है. होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयरिंग में कैसे होता है, जैसे देखो, जैसे हमारे पास एक ये क्रोमोसोम्स आ जाता है, मानो जैसे ये एक है और एक ये है हमारे पास. ठीक है. अब इनके बीच में एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. ठीक है. तो ये जैसे मदर से 23 क्रोमोसोम्स आ गए, ये फादर से 23 क्रोमोसोम्स आ गए. ठीक है बच्चे. तो अब ये कॉम्प्लेक्स जो होगा इनको आपस में कंबाइन करेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स. साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स. ठीक है. क्रॉसिंग ओवर में सबसे पहले साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर क्या होगी बच्चे, साइनैप्सिस होगी. फिर क्या होगा, साइनैप्सिस होगी. ऐसे करके डीएनए जो होगा वो क्या करेगा, कॉइल कर जाएगा. ठीक है. तो इसको क्या बोलते हैं, साइनैप्सिस. ये जो 23 थे ये ऐसे कॉइल हो जाएंगे और स्टेज आएगी साइनैप्सिस. कौन सी स्टेज आई, सेकंड स्टेज, साइनैप्सिस. मतलब हेल्प टू पेयरिंग द क्याजमेटा फॉर्मेशंस. अब साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स में क्याजमेटा की फॉर्मेशन होती है. दिस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इज नोन एज, इस पेयर को हम लोग बाइवेलेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, बाइवेलेंट बोलते हैं बच्चे. साइनैप्सिस को ही आप लोग बाइवेलेंट भी बोल सकते हो. ठीक है बेटा. सेल एंटर इन एस फेज. जाइगोटीन वाली स्टेज में क्या होता है कि सेल जो होता है वो एस फेज से एंटर करता है, डीएनए कंटेंट डबल हुआ होता है ना. समझ के बात आप. अब देखो, आपने याद रखना है पेचिटीन में क्रॉसिंग ओवर होती है और लिप्टोटीन में क्या होता है, जाइगोटीन में क्या होता है बच्चे, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. और पेचिटीन में क्या होगा, ओ उल्टा तो नहीं कर दिया, सॉरी. ये वाला बच्चे हम लोग इस पे समझा रहे थे ऐसे करके. ठीक है. इसमें ये यहाँ पे है. ठीक है. पेयरिंग ऑफ होमोलोगस किस में होती है, जाइगोटीन में होती है. और क्रॉसिंग ओवर किस में होती है, पेचिटीन में होती है. ठीक है बच्चे. तो क्रॉसिंग ओवर देखिए अब कैसे होती है. यहाँ पे पेचिटीन में क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर. और जाइगोटीन में क्या होती है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस. तो हमने यहाँ पे लिख दिया ये सारा, है ना. ये जाइगोटीन का यहाँ पे लिख दिया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. अब पेचिटीन का देखिए आप लोग. जैसे पेचिटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है. ठीक है. और पेचिटीन स्टेज किसने डिस्कवर की है, मॉर्गन एंड कैस्टल ने. ठीक है. इन ड्रोसोफिला. राइट. तो अब जैसे ये हमारे पास क्या है,
इसको क्या बोलते हैं हम, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलेंगे इनको, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, NS क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है बच्चे, दैट इज सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर और सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। ईच क्रोमोसोम इज नोन एज डायोड। एक को हम क्या बोलते हैं, डायोड बोलते हैं। एक क्रोमोसोम जो होता है उसको क्या बोलेंगे, डायोड। ठीक है बच्चे, अब इसमें हमने देखना है, अब दो को क्या बोलेंगे, बाइवेलेंट। ये दोनों क्या हो गए, बाइवेलेंट हो गए। डायोड और बाइवेलेंट में पता चला सबको, बाइवेलेंट। ठीक है, अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे देखो, जैसे क्रॉसिंग ओवर कैसे होती है, जैसे 23 का ये सेट है एक और 23 का ये सेट है। अब मेल और फीमेल हैं, दोनों के गैमेट में क्रॉसिंग ओवर होनी है। यहाँ पे कोई एंजाइम आएगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, वो कट करेगा इसको, कट करने के बाद दोबारा इसको अनकॉइल करेगा लाइगेस, बट इससे पहले कट करने के लिए ये जैसे ब्लैक और रेड, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो गई इनकी, है ना, इनकी क्रॉसिंग ओवर, यहाँ पे भी क्रॉसिंग ओवर होगी। तो क्रॉसिंग ओवर के बाद आप लोगों को यहाँ पे एक कंटेंट दिखेगा, जैसे यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, और इस पे ये चलेगी, ठीक है, अनकॉइल कर दिया। ठीक है, कट करने के लिए एंडोन्यूक्लियस और जुड़ाने के लिए DNA लाइगेस। ठीक है बच्चे, तो अब ये जो यहाँ पर क्या बनता है बच्चे, इसको हम रिकॉम्बिनेशन निड्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन निड्यूल्स, रिकॉम्बिनेशन निड्यूल्स। पूछा जाता है कि रिकॉम्बिनेशन निड्यूल्स कहाँ बनते हैं, जहाँ पर जीन एक्सचेंज होता है। यहाँ पे क्या होगा, जीन एक्सचेंज होगा, जीन एक्सचेंज जहाँ पे होगा वहाँ पर रिकॉम्बिनेशन निड्यूल्स पर। जर्नल इन्फॉर्मेशन हमने क्या देखा, रिकॉम्बिनेशन निड्यूल्स जहाँ पे होंगे तो वहाँ पर जीन एक्सचेंज होगा। और रिकॉम्बिनेशन निड्यूल्स कहाँ पे बनते हैं, पैचिटीन स्टेज पे, प्रोफेज 1 की, कौन सी स्टेज पे, पैचिटीन स्टेज पे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर बोलो या रिकॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे इनमें क्या हो गई है, इन दोनों में क्या हो गई है, क्रॉसिंग ओवर हो गई। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है जो अपने पेरेंट की तरह नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन, इट मीन्स कि बायलेटरल एक्सचेंज ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है बच्चे, इफ क्रॉसिंग ओवर विल नॉट हैपन देन सेल डू नॉट अंडरगो मियोसिस 1 एंड सिंपल माइटोसिस विल अकर, तो दिक्कत हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, डिप्लोटीन स्टेज। डिप्लोटीन स्टेज को हम लोग डी साइनेप्सिस कहते हैं। तो साइनेप्सिस कहाँ हुआ था बच्चे, साइनेप्सिस हमारे जाइगोटीन्स में हुआ था, है ना। तो अब ये बोल रहा है कि डी साइनेप्सिस होगा अनपेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जहाँ पर हम लोगों ने पेयरिंग की थी क्रोमोसोम्स की, अब यहाँ पे अनपेयरिंग हो। देखो यहाँ पे कॉयल हो रहे हैं, ये सेंट्रोमियर है, ये क्या है, ये सेंट्रोमियर है। ठीक है, तो ये खुल रहे हैं, अनकॉइल्ड हो रहे हैं यहाँ पे। तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या हुई थी, क्रॉसिंग ओवर हुई थी, यहाँ पे क्या हुई थी, क्रॉसिंग ओवर हुई थी। ठीक है बच्चे, तो क्रॉसिंग और डी साइनेप्सिस, अनजिपिंग, अनपेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो यहाँ से ये अब क्या सेपरेट हो जाएंगे, जैसे ये सेपरेट हो जाएगा यहाँ से, ये सेपरेट हो जाएगा यहाँ से, तो अलग अलग हो जाएंगे। तो डिप्लोटीन में क्या होता है, क्याजमेटा की फॉर्मेशन होती है, सबसे इंपॉर्टेंट। क्याजमेटा का मतलब बिल्कुल दो एंड जुड़े हुए हैं, बट थोड़े टाइम बाद वो अलग भी हो जाएंगे। क्याजमेटा की फॉर्मेशन होती है, क्याजमेटा फॉर्मेशन होती है आपके डिप्लोटीन स्टेज में। और डाइकाइन डिप्लोटीन स्टेज में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स स्टार्ट डिसॉल्विंग एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्याजमेटा, है ना, क्याजमेटा वाली साइड रह जाती है, बाकी कंप्लीट साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो बना था वो डिसॉल्व हो जाएगा। क्रॉसिंग ओवर हैपन द पैचिटीन्स, है ना, सीम टू बी द एक्स शेप क्रोमोसोम्स दिखेंगे, उसको हम लोग क्याजमेटा कहते हैं। क्याजमेटा विल अपेयर इन डिप्लोटीन स्टेज ड्यू टू डिसॉल्वेशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है बच्चे, तो ये आपका जो डाइकाइनेसिस वाला स्टेज है बच्चे, इस वाली स्टेज में क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन कंप्लीट होती है डाइकाइनेसिस की स्टेज में। देखो अब ये यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, टर्मिनलाइजेशन कंप्लीट, ये साइड चलेगा, ये साइड चलेगा। बेटा आपको याद क्या रखना है, लिप्टोटीन में कॉइलिंग ऑफ क्रोमेटिन, क्या होता है यहाँ पे, कॉइलिंग ऑफ क्रोमेटिन, है ना, कॉइलिंग ऑफ क्रोमेटिन। ठीक है, जाइगोटीन में क्या होता है, पेयरिंग ऑफ, बच्चे देखिए, लिप्टोटीन में कॉइलिंग ऑफ क्रोमेटिन, जाइगोटीन में पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड साइनेप्सिस,
पैचिटीन में क्रॉसिंग ओवर, डिप्लोटीन में डी साइनेप्सिस और डाइकाइनेसिस में न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसिक्यूर। बच्चे दिस इज ऑल अबाउट योर स्टेजेस ऑफ मियोसिस 1। अब हम लोगों ने क्या देखना है, जैसे हम लोगों ने पहले ही इसका पूरा वो बना के रखा है फ्लो चार्ट। अब मियोसिस 2 में हमने मियोसिस 1 और मियोसिस 2 डिस्कस करना। मियोसिस 1 तो हो गया हमारा। मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 को डिस्कस करना हम लोगों ने। तो चलिए, अब हमने यहाँ पर ऑलरेडी डायग्राम्स बना के रखी हैं स्टेजेस ऑफ मियोसिस 2। बच्चे जितना भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था वो मियोसिस 1 में है ना, सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, ठीक है। अब इसमें आप लोग देख सकते हो, जैसे बच्चे स्टेजेस ऑफ मियोसिस 2 डिस्कस करने से पहले हम लोगों के पास अभी सिर्फ प्रोफेज 1 कंप्लीट हुई है ना बच्चे। प्रोफेज 1 में हमने लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस की है। तो अभी तो हमारा सिर्फ प्रोफेज 1 मियोसिस 1 का कंप्लीट हुआ है। अब हम लोगों ने माइटोसिस 1 देखना है, ठीक है। फिर एनाफेज 1 और फिर टेलोफेज 1 और फिर उसके बाद हम लोग स्टेजेस ऑफ मियोसिस 2 पे आएंगे, ठीक है बच्चे। तो अब देखो, जैसे हमारे पास मेटाफेज 1 में क्या होता है। मेटाफेज 1 में हमारे पास मेटाफेज 1 में बच्चे जैसे एज इट इज़ आपके माइटोसिस की मेटाफेज में होता था वैसे ही, क्योंकि आपको पता है कि माइटोसिस इज इक्विवेलेंट टू मियोसिस 2, है ना बच्चे। तो अब देखो, हम लोग मियोसिस पढ़ रहे हैं, तो अब मियोसिस में आप लोगों के पास जो मेटाफेज 1 वाला आता है, जैसे मेटाफेज 1 में आपका क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। मेटाफेज 1 में क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होंगे अरेंज्ड इन इक्वेटोरियल प्लेट्स, ठीक है बच्चे, एंड फॉर्म मेटाफेजल प्लेट। ये मेटाफेज 1 में होता है ना, फॉर्म मेटाफेजल प्लेट्स, ठीक है बच्चे। तो ये आपका क्या है, सेंट्रियोल्स, ये आपका सेंट्रोमियर। ऑलमोस्ट सब सेम होगा, डिफरेंस आप लोग देखोगे। जैसे सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है एनाफेज 1। एनाफेज 1 जो है, इसमें देखिए एनाफेज 1 में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। एनाफेज 1 में क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, एंड मूव टूवर्ड अपोजिट पोल, ठीक है बच्चे। अब यहां पर पॉइंट याद रखना, क्या हो रहा है आपके मियोसिस 1 में ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और यही सबसे इंपॉर्टेंट। यहाँ पर क्या होगा, सेंट्रोमियर डज नॉट स्प्लिट, ठीक है बच्चे, यहाँ पर सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होगा, ठीक है। अब डायग्राम भी देख सकते हो, डायग्राम कैसी होगी बच्चे, देख रहे हो डायग्राम कैसी है। डायग्राम में ये आपका सेंट्रोमियर है, ठीक है, ये सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हुआ है, सिर्फ यहाँ पर क्या हुआ है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेपरेट हुए हैं। ये बात आपने याद रखनी है, ये आपके पेपर में भी आ सकती है। मियोसिस 1 के एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, देखिए जैसे नेक्स्ट आप लोग देखोगे आगे, हमने जैसे बच्चे एनाफेज 1 में क्या देखा, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल। आप लोगों ने होमोलोगस क्रोमोसोम्स देख लिए, ये हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्या है ये, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, दैट इज होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये अपोजिट पोल पे चले गए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेंट्रोमियर डज नॉट स्प्लिट इन मियोसिस 1 के
एनाफेज 1 में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जैसे फोर्थ हमारे पास आता है टीलोफेज। देखिए बच्चे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीलोफेज बोलते हैं। टीलोफेज के केस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस बिगिन रीअपियर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जैसे आपकी क्या है, ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये वाली जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिपेयर हो जाएगी। ये आपका क्या होगा, न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपका क्रोमेटिन। ठीक है, तो ये दोबारा से सब रिपेयर हो गई। इसके केस में भी सेम ऐसा ही। ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिपेयर अंदर न्यूक्लियोलस और सेल के साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो अब आगे क्या होगा बच्चे, ये जैसे एनिमल्स की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या होगा, फर्रो फॉर्मेशन होगी। अब नेक्स्ट स्टेज में हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेज में हम क्या बोल रहे हैं, साइटोकाइनेसिस होगी। साइटोकाइनेसिस हम ऐसे ही आगे के लिए कर देते हैं, जैसे साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस वाले केस में क्या होगा, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, इससे एक ये बन जाएगा और इससे एक ये बन जाएगा। ठीक है, दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे इसमें, जैसे एक ये है और एक ये क्या बन गए, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। ठीक है, इनमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। ठीक है, अब ये जो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स हैं, ये हैप्लॉइड डॉटर सेल इंटर स्मॉल रेस्टिंग फेज, क्योंकि हमारा अब क्या कंप्लीट हुआ, मियोसिस कंप्लीट हो गया ना, है ना बच्चे। तो अब बीच में क्या था, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में इंटरफेज। तो अब ये जो हैप्लॉइड डॉटर सेल है ये किस में एंटर करेगा, स्मॉल रेस्टिंग फेज, स्मॉल रेस्टिंग फेज, रेस्टिंग फेज, उसको क्या बोलेंगे, इंटरफेज। ठीक है बच्चे, नो एक्टिविटी इन्वॉल्व इन सच दिस फेज। ठीक है, इसमें कोई एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है बच्चे, और अब क्या होगा, स्टार्ट, इंटरफेस के बाद क्या स्टार्ट होगा बच्चे, आपका मियोसिस 2 स्टार्ट, मियोसिस 2 इन्वॉल्व 4 स्टेज। तो कितनी स्टेज थी इसमें, 4 स्टेज। ठीक है बच्चे, मेजर चीज़ आपने इसमें क्या याद रखनी है, मियोसिस 1 में कि स्प्लिट नहीं होता है आपका सेंट्रोमियर, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं आपके एनाफेज में। बाकी ऑलमोस्ट चीज़ें थोड़ी बहुत सिमिलर ही देखने को आपको मिलती है। पैचिटीन में आपको पता है डिप्लोटीन में क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसमें, देखिए जैसे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, हेडिंग देंगे हम लोग, स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। अब देखिए बच्चे, जैसे स्टेजेस ऑफ मियोसिस 2, स्टेजेस ऑफ मियोसिस 2 में आपका जो प्रोफेज 2 है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 में क्या होता है जो आपको याद रखना है, प्रोफेज 2 जो है इसमें आप लिखेंगे क्रोमोसोम स्टार्ट कंडेंसिंग, क्रोमोसोम स्टार्ट कंडेंसिंग, कंडेंसिंग एंड कंपैक्ट एंड शॉर्ट, कंपैक्ट एंड शॉर्ट। ठीक है बच्चे, ये प्रोफेज 2 है। एक और करेक्टर इसमें क्या लिखेंगे, प्रोफेज 2 में लिखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट डिसअपियर। ठीक है बच्चे, तो ये आपका प्रोफेज 2 आ गया। ठीक है, देखो फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे
मेटाफेज 2 में क्या होता है? मेटाफेज 2 में क्या है? मेटाफेज 2 में आप लोगों ने याद रखना है, क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर प्लेट्स, क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर प्लेट्स, डायग्राम देख लो ऊपर, क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर प्लेट्स, ये आ गया हमारा मेटाफेज। तो ये क्रोमोसोम्स अलाइन कर रहे हैं इक्वेटर प्लेट्स, ठीक है बच्चे, ये क्रोमोसोम्स अलाइन कर रहे हैं इक्वेटर प्लेट्स, क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर प्लेट्स, ठीक है, फॉर्म द मेटाफेजल प्लेट एंड फॉर्म मेटाफेजल प्लेट, फेजल प्लेट, ठीक है बच्चे, ये इसमें याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास आता है एनाफेज 2। एनाफेज 2 में क्या होता है? देखो, एनाफेज 2 में आपने याद रखना है, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेटेड, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिस्टर क्रोमेटिड आपको याद रखना है, ये जैसे आगे बच्चे एक क्रोमोसोम ये, एक क्रोमोसोम ये, एक, ठीक है। अब देखो ये और ये आपस में दोनों जो हैं ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं। क्या है ये? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। और ये जो दोनों हैं आपस में ये क्या हैं? सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है बच्चे। अब एनाफेज 2 में क्या हुआ है? एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं वो सेपरेट हुए हैं, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट, ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेटेड एंड मूव टू द अपोजिट पोल, and move to the opposite pole, ठीक है बच्चे। एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर, कॉन्ट्रैक्ट हुई है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर, देखो बच्चे कैसे डायग्राम्स में आप लोग देख सकते हो। जब स्पिंडल फाइबर, जब हम बोल रहे हैं कि किसका सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा? यहाँ पे देखो, ये था हमारा सेंट्रोमियर, ठीक है, ये क्या था हमारा? ये था हमारा सेंट्रोमियर। तो यहाँ पर हमने देखा सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होने के बाद ही सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है? सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ है। एनाफेज 2 में क्या हुआ है? सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ, सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग, ठीक है बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट है, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हुई है तभी जाके क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल पे गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है? टेलोफेज 2। टेलोफेज 2 में क्या हो रहा है? आपकी 1 2 3 4th टाइप जो है टेलोफेज 2 में क्या होता है? टेलोफेज 2 अपोजिट टू प्रोफेज 2, हाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपोजिट टू प्रोफेज 2, ठीक है। और जो आपका नेक्स्ट 5th आता है उसका क्या नाम है? आप जिसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? हैप्लॉइड सेल्स, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, ठीक है बच्चे। तो ये साइटोकाइनेसिस तो ठीक है, 5 टाइप्स की है। तो सेंट्रोमियर की स्प्लिट को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ये स्टेजेस आप अच्छे से देखना, और ये आपका कंप्लीट लेक्चर बनता है, ठीक है, ये कंप्लीट लेक्चर है आपका। तो आप लोग फिर से थोड़ा सा याद करें चीज़ों को, हमने कैसे कैसे पढ़ा है, हमने प्रॉपर एक फ्लो चार्ट बनाया है, तो किस किस चीज़ पे मैंने ज़्यादा फोकस किया उस पर आपको भी थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, तो आपकी सेल साइकिल जो है ये कंप्लीट होती है। थैंक यू बेटा।